नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। हमने अपने शुरुआती वीडियो में बताया था कि जो अर्थनीति होती है वो राजनीति का आधार होती है। आज हमें समझना है कि हमारे देश की जो अर्थनीति है वो हमारी अर्थव्यवस्था को किधर ले जा रही है। आज एक हेडलाइन छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, इंडिया EU लुक टू सील ट्रेड डील दिस ईयर। आज मतलब इस साल में वो जो भारत और यूरोपीय यूनियन है इसके बीच में जो व्यापार का एक समझौता होना है, इस पर चर्चा हो रही है। और दूसरा, ट्रंप कीप्स मार्केट रीलिंग। जो ट्रंप है वो अपने अमेरिका फर्स्ट की जो सिद्धांत को लेकर वो अपने टैरिफ को बढ़ाने में जुटे हुए हैं और जिससे जो विश्व बाजार है वो अस्थिरता की ओर संकेत दे रहा है। ये तो एक बिंदु है। इसके साथ ही मेरे पास एक किताब है छोटी सी, विनाश को निमंत्रण। ये संपादक इसके राजकिशोर है और इसमें एक लेख, नई अर्थनीति क्या है, उपेंद्र प्रसाद जी पॉलिटिशियन है, इन्होंने एक लेख छपा है और इनके द्वारा हम समझना चाहेंगे। इन्होंने जो बयान किया है कि घाटे का बजट हम किसे कहेंगे, ठीक है जी, ये इन्होंने बयान किया है। घाटे का बजट को समझने के लिए 3 बिंदु हमें समझने आवश्यक होंगे कि एक तो नया नोट जो छपता है, जो नए करेंसी छपती है, एक तो वो बिंदु है। और दूसरा, लोकल बाजार से, यानी हम जो देशी बाजार है इससे उगाई करते हैं, ठीक है जी, अब जो ऋण देती है ना सरकार उसकी उगाई करते हैं, और विदेशी से कर्ज लेते हैं। पहले इन तीनों स्रोतों को मिलाकर हम इसको घाटे का बजट कहते थे। पहला तो ये। अब उसके बाद थोड़ा सा अब नया पलटा है कि लेकिन भारत के जो नीति निर्धारक थे, ये जो रिजर्व बैंक से उधार लेते थे, यानी जो लेते थे ना उधार, उसको ही सिर्फ एक घाटे का बजट समझते थे, क्योंकि उससे फिर उन्हें नए नोट छापने होते थे। ये एक तो बिंदु ये है घाटे का बजट। अब इस पे आगे हम बताएंगे आपको कि देश का जो वर्तमान 25-26 का जो बजट आया है इसमें कितना घाटा जो है, कैसे घाटे का बजट शो किया गया है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है जी। आपको मोटे तौर पे बताया कि अर्थनीति में घाटे का बजट जो है ये समझने के 3 बिंदु होते हैं, तो वो हमने बता दिया। नए नोट छापने की, देशी बाजार से उगाई करने की, और तीसरा जो विदेशों से कर्ज लेकर, इन तीनों बिंदुओं को मिलाया जाता है। एक बात तो ये। अब रही बात, ये जो बात आ रही है यहाँ पर, ट्रंप साहब हैं वो टैरिफ बढ़ाकर विश्व बाजार को किस तरह से अस्थिर कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ हम कहते हैं कि किस तरह से, यानी US जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और यूरोपीय यूनियन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो शुल्क बढ़ाने को है वो सिलसिला जारी है। तो जैसे हमने दूसरी हेडिंग आपको बताई है कि शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, यानी सेंसेक्स 1.9% गिरा है और निफ्टी 15%। और इसको अगर हम समझते हैं, सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स है, ठीक है जी। निफ्टी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। और ये दोनों इनकी हमने आपको वो बताया कि फुल फॉर्म क्या होती है। अब इनके सूचकांक जो है वो हमें पता चलता है कि किस तरह से बताते हैं। सेंसेक्स जो है ये बेंच मार्क है, यानी सूचकांक है। 1986 में ये पहली बार प्रस्तुत किया गया था, और निफ्टी का जो 96, निफ्टी बाद में आई है और सेंसेक्स जो है ये पहले का है। तो ये इनको बुनियादी तौर पे हम आपको बता दिया है कि ये सेंसेक्स और निफ्टी में जो डिफरेंस है, अर्थनीति की वजह से अर्थव्यवस्था की जो हालत है, इसके इतर अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि जो न्याय प्रणाली है वो भविष्य में कैसी हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। RSS के एक दिग्गज नेता हैं देतांत पंत देंगड़ी साहब, ये अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है उसके संस्थापक कह लीजिए, और उस परिषद से ही जुड़े हुए जो लोकाचार है उसके पूरे जो है उस पर इनकी निगाह है। और इनका जो मत है वो पौराणिक ही है, आप कह सकते हैं। तो किधर न्याय व्यवस्था जाएगी आने वाले समय में, वो तो भविष्य बताएगा। इसका पूरा लेख है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। और साथ ही नए भारत की एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको बता दें कि नीता अंबानी कल्चरल सेंटर की स्थापना जो है वो मुंबई में हुई है, जिसकी कैपेसिटी 2000 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं और उसकी छत पर 8000 हीरे लगे हुए हैं। दोनों की आप तुलना करेंगे, एक तरफ भारत में 80-81 करोड़ वो लोग हैं जो राशन फ्री, जिनको मोदी सरकार या मोदी जी बांटते हैं, वो लोग भी हैं जो अपनी आस्था और श्रद्धा को लेकर कुंभ मेला गए और उनको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक वो भारत है, आस्था में और अपने धर्म में ज़रूर होना चाहिए, आस्था भी होनी चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन दोनों भारत के बीच में जो अंतर है उसे भी हमें समझना है, ये भी दायित्व हमारा ही है। अब एक तीसरी बात और कही है, बड़े रोष में कही है हमारे योगी साहब ने, जो CM हैं, उन्होंने कहा कि गिद्धों को केवल घास मिली। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गिद्ध किसको कह रहे हैं। क्या सरकार
उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए। सुअरों को गंदगी मिली। ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने, आपने, किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। अब सवाल ये है कि हमारे ही पुराणों में विष्णु के तीसरे अवतार जो हैं वो वराह थे। उन्होंने ब्रह्मांडीय सागर से पृथ्वी को निकाला था। और वराह सुअर को ही कहते हैं, बोर शब्द आता है अंग्रेजी का, एक अवतार वो है। आइए अब हम गिद्ध की बात करते हैं। गिद्धराज जटायु जो थे वो दशरथ जी के मित्र थे। और जटायु किस तरह से रावण से सीता को बचाने के लिए लड़े थे ये सभी जानते हैं। अब समझ में नहीं आती कि हम जल्दबाजी में क्या क्या बोल जाते हैं। वो जटायु कौन था, वो गिद्ध कौन था जो रावण के खिलाफ लड़ा था, और वो वराह अवतार कौन सा था जिन्होंने पृथ्वी को यानी ब्रह्मांडीय महासागर से निकाला था। तो आस्थावादी लोग हम जितने भी हैं, हमें समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। सृष्टि में कोई भी प्राणी जो है, हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे, मनुष्य से इतर जो भी अस्तित्व में जो भी प्राणी हैं, वो चौपाए क्यों ना हो या दूसरे, ये संतुलन के लिए पैदा हुए। जंगल में अगर सारे शाकाहारी जीव हो जाएंगे तो भी नुकसान है, और सारे अगर वैशी या दूसरे मांसाहारी हो जाएंगे तो भी नुकसान है। तो एक प्रकृति में एक संतुलन है। तो कम से कम हमें, जो हमारे नेता हैं दिग्गज, तो एक संयम, जो भाषा का संयम है, ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन किसी तरह हो सकती है, किसी के दिमाग में हो सकती है, लेकिन ये नहीं कोई गिद्ध है, कोई सुअर है, या क्या है। ये सब भाषाएं जो हैं ये सब सोचने की हैं। और हमने तो पुराणों से ही आपको बता दिया है कि ये दोनों अवतार जो हैं, यानी अवतरित, वो अगर जटायु की बात करें तो वो भी कितना मददगार साबित हुए अगर उस लड़ाई में, और कितनी मदद की उन्होंने राम की बताने की कि भाई सीता को ले जाने वाला रावण है। तो ये जटायु यानी वो गिद्ध ही था, गिद्धराज कहा गया उन्हें। ठीक है जी। अब इधर अगर हम बात करें तो विष्णु के तीसरे अवतार वराह थे। तो ये कुछ बड़ी एक पीड़ाजनक स्थिति है, समझना लोगों को है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, अध्ययनशील बनो, संतुलित दिमाग बनो। इससे कुछ नहीं होने वाला, फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं हो, कमियां छुपेंगी नहीं, सच मरेगा नहीं। झूठ का जितना मर्जी लबादा ओढ़ लो, हम बार बार यही कह रहे हैं, सच नहीं छिपने का, कभी भी निकले। किस पीढ़ी में निकलेगा हम नहीं जानते, 100 साल बाद निकले, लेकिन आएगा सच सामने, क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है, मेरा और आपका नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। नमस्कार।